नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी कर्नेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 9 है ये, मनोविज्ञान और खेल। यानी कि इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे आखिरकार जो मनोविज्ञान किस प्रकार से होता है बच्चों के अंतर्गत, और जो खेलों के प्रति किस प्रकार से उनका जो मन होता है, शांति होता है, किस तरीके से आखिरकार उनका जो परिवर्तन होता है उनके अंतर्गत, ये हम जानेंगे। ठीक है, और बाकी चैप्टर्स हमने पहले अपलोड कर दिया, तो उसकी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं, आखिरकार कितने हमारे इस टॉपिक हैं, कौन कौन से हमें जो टॉपिक्स है, कंटेंट है, वो पढ़ने कितने हैं। ठीक है, ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ते हैं कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं, उसकी समरी एक हिसाब से आ जाती है, टॉपिक के हिसाब से अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है तनाव का अर्थ। यानी कि जो तनाव होता है, इसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा जानेंगे, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इसको किस तरीके से आखिरकार इसको प्रबंधन किया जाता है, इसको रोका कैसे जाता है, तथा इसका सामना करने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको युक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसको समस्याओं को निपटाने के लिए कौन कौन से आखिरकार जो भावना केंद्रित जो समस्याएं होती हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका निपटारा किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, हमारा दूसरा टॉपिक है व्यक्तित्व का अर्थ। यानी कि जो व्यक्तित्व है ना, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, प्रकार, लक्षण एवं प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। सेल्डन द्वारा, यानी कि जो सेल्डन है ना, एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा, और एक जुंग है। ठीक है, दो व्यक्तियों ने मुख्य रूप से किया गया था, जुंग के द्वारा और सेल्डन के द्वारा, जो कि बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यक्तित्व के लक्षण भी बताए हैं, प्रकार भी बताए हैं, और जो व्यक्ति है ना, उनके व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में इन्होंने मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बताया है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, और हम तीसरा टॉपिक इस अंदर देखेंगे कि जो 5 लक्षण होते हैं ना, 5 लक्षण वाले सिद्धांत क्या है। यानी कि व्यक्तित्व के 5 लक्षण जो सिद्धांत है ना, ये किस तरीके से है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, हालांकि जो दूसरा वाला टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस चैप्टर में है अगर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर को, इस पॉइंट को। ठीक है, और तीसरा हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा और इसके प्रकार और इसकी विधि। यानी जो अभिप्रेरणा क्या होती है, इसके प्रकार पढ़ेंगे, और इसकी तकनीकी किस तरीके से होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो अभिप्रेरणा होती है ना, किस प्रकार से होती है, अभिप्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है अभिप्रेरणा। ठीक है, एक बाहरी अभिप्रेरणा होती है और एक अंतरीय, यानी कि अंतर से हमें मोटिवेट खुद हो रहे हैं हम, तो उसे ये अभिप्रेरणा, अंतरीय अभिप्रेरणा कहा जाता है, आंतरिक अभिप्रेरणा। और बाहर से कि जैसे कि कोई और हमें फोर्स कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, और हमें कह रहा है कि वो काम को आपने करना ही करना है, तो वो हमारा जो हो गया वो बाहरी अभिप्रेरणा हो गया। तो इसे मुख्य रूप से अभिप्रेरणा ही कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और चौथा टॉपिक हमारा है आत्मसम्मान तथा शारीरिक छवि। यानी कि जो आत्मसम्मान किस तरीके से एक व्यक्ति का होता है व्यक्तित्व के रूप में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और 5वां टॉपिक हमारा है व्यायाम के मनोवैज्ञानिक लाभ। यानी कि जो व्यायाम करते हैं ना, किस तरीके से हमारा जो मनोवैज्ञानिक, किस तरीके से हमारा मन शांत होता है, हमारा मन जो होता है और भी कार्य करने के लिए, नए नए तकनीकों को जानने के लिए, नए नए और भी इच्छाओं को व्यक्तित्व करते हैं, और डिस्क्राइब करके हम और भी अच्छे चीज़ों को जानते हैं, उसके बारे में। ठीक है, और 6वां टॉपिक हमारा है आक्रामकता का अर्थ। यानी जो आक्रामकता है ना, इसका अर्थ क्या है, अवधारणा तथा आक्रामकता के प्रकार, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है तनाव का अर्थ। जो भी टॉपिक्स हमने पहले बता दिया आप लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, उसको मैं मार्क करता जाऊंगा, ताकि आप लोग जो है कि एक नोट ले लीजिए, उसको लिखते रहना कि कौन कौन से हमारा टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि हाँ आ सकता है, इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है, उनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वैसे पढ़ना तो सारा ही आपने है अच्छे से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला हमारा टॉपिक है तनाव का अर्थ। यानी कि तनाव क्या कहते हैं, इसका अर्थ जानते हैं कि आखिरकार जो तनाव होता है ना, किस तरीके से एक व्यक्ति है वो तनाव में डूबा हुआ है, और किस तरीके से आखिरकार उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, जैसे कि किसी मांग के कारण, यानी कि जो मांग है उसके कारण शरीर के होमोस्टेसिस बिगड़ने की दिशा को तनाव कहलाता है। यानी कि जो मानव है उसका कहीं ना कहीं से एक हिसाब से होमोस्टेसिस नाम का एक आपके अंदर जो होता है, मुख्य रूप से एक मान लीजिए रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है,
उसे उसकी बिगड़ने के कारण आपका मन जो होता है तनाव में डूब जाता है। उसके बाद में आप नई नई चीज़ों को सोचते हैं, आगे बढ़ चढ़ कर सोचते हैं कई कई चीज़ें, ये मेरा ये दुश्मन है, मेरा वो है, ये है, ऐसा वैसा। तो वो सारे जो होते हैं ना, होमोस्टेसिस एक जो होता है बीमारी होती है, इसके कारण हो सकता है। ठीक है, इसे मुख्य रूप से तनाव कहा जाता है। इसी का अर्थ जो होता है तनाव होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि तनाव जो होता है उसके प्रकार क्या होते हैं। तनाव के मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तीक्ष्ण तनाव यानी कि छोटी अवधि के लिए, यानी कि जो छोटी छोटी जैसे कि 18 से लेकर के 20 साल की उम्र में जो होते हैं, मतलब और भी कम ले सकते हैं आप, जैसे 14 साल के 20 साल के बच्चों को ले सकते हैं, कि किस तरीके से उनका जो तनाव है ना बहुत ही ज़्यादा डूबा रहता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में डूब जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं, कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग अलग प्रकार के जो होते हैं क्रियाएं उसके अंतर्गत जो होते हैं डूब जाते हैं सही से। इसको हम तीक्ष्ण तनाव कहते हैं। और दूसरा हमारा है दीर्घकालीन तनाव, यानी कि दीर्घकालीन लंबे समय के लिए, यानी कि लंबी अवधि के लिए जो होते हैं ना, कुछ जो होते हैं बहुत ही लंबी अवधि के लिए, हमेशा के लिए पूरी तरीके से ये डूब जाते हैं उस चीज़ में, और ये नशा करते रहते हैं या फिर किसी भी चीज़ की क्रिया मान लीजिए। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये सिर्फ दे रखा है इन्होंने कि दीर्घकालीन तनाव क्या होता है, और तीक्ष्ण तनाव छोटी अवधि के लिए, यानी कि कम उम्र के बच्चों के लिए तथा कम समय के लिए होती है, तथा दीर्घकालीन मतलब होता है लंबी अवधि, यानी कि लंबे समय के लिए ये बीमारी होती है। तो तनाव में बिल्कुल भी नहीं रहना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है तनाव के प्रभाव, यानी कि जो तनाव है ना इसके कौन कौन से प्रभाव होते हैं, किन प्रभावों के कारण जो तनाव होता है ना ये होता है। ठीक है, किन प्रभावों के कारण तनाव होता है। तो पहला हमारा है हृदय दर का बढ़ना, यानी कि जो हृदय दर है ना हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण भी हमारे अंतर्गत जो है हमारी आंतरिक क्रियाएँ जो होती है उसके अंतर्गत तनाव हो सकता है। और दूसरा टॉपिक हमारा है रक्तचाप का बढ़ना, यानी कि जो रक्तचाप है ना आपका ब्लड प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण भी हो सकता है। और श्वास दर बढ़ने के कारण, यानी कि जो सांस ना अस्थमा की जैसी बीमारी होती है तो वो उसके कारण भी हो सकता है कि आपको अधिकतर, क्योंकि श्वसन की जो बीमारी होती है ना मुख्य रूप से बुढ़ापे में जाकर के होती है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि आप ज़्यादा बीड़ी पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, नशा पत्ती करते हैं, नशा पदार्थ किसी भी प्रकार का लेते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है कि आपकी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो, इसकी वजह से श्वसन की बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमारा है याददाश्त कमजोर होने के कारण। याददाश्त कमजोर होने का अर्थ यह है कि कुछ समय में मान लीजिए कोई भी क्रिया आप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके बाद में उस काम को आप जो है कि भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। ठीक है, तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं वो चीज़, वो क्रिया हम भूल जाते हैं जो काम करना होता है, या फिर मान लीजिए कोई काम सुबह आपने किया, उसका ना 1-2 घंटे बाद उसको भूल गए। ठीक है, तो एक हिसाब से याददाश्त कमज़ोर होने के कारण भी ये क्रियाएं हो सकती है, जिससे कि तनाव हमारा जो बढ़ सकता है। ठीक है, बार बार सोचें, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज़ मान लीजिए भूल भी जाते हैं तो उन चीज़ों को लिखना है, एक हिसाब से लिख लीजिए कहीं, हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है। जैसे पढ़ाई करना है, इतना टाइम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या फिर फिजिकल एजुकेशन हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, किस तरीके से किसका एक हिसाब से सीक्वेंस वाइज टाइम टेबल बना लीजिए किस तरीके से कौन सा कार्य हमें करना है। ठीक है, और पांचवा टॉपिक पॉइंट हमारा है मांसपेशीय तनाव का बढ़ाव, यानी जो मांसपेशियाँ है ना हमारी कहीं ना कहीं हिसाब से इनकी जो कम होने की महसूस होती है, यानी कि कमी होती है, तो उसके कारण भी हमारा तनाव का प्रभाव बढ़ सकता है। यानी कि भूख का बढ़ना, यानी कि जो भूख है ना ये भी एक हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए, कि भूख का कहीं ना कहीं बढ़ना होता है। अम्ल का बढ़ना, यानी कि जो अम्ल क्षार होता है ना इसका भी बढ़ना होता है। ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है इसको भी। और आठवां है हृदय रोग की संभावना का बढ़ना, यानी जो हृदय रोग है ना उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके प्रभाव हैं सारे कि कौन कौन से किन किन इफेक्ट पड़ता है, चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और 9वां पॉइंट हमारा है थकावट जल्द होना, यानी कि जो थकावट होती है ना बहुत ही ज़्यादा जल्द आ जाती है। जैसे कि श्वसन ऑक्सीजन की कमी होगी, आपके अंदर ब्लड प्रेशर जो होगा आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा, भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी हो, तो कहीं ना कहीं हिसाब से जो थकावट है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा और जल्दी आ जाती है। कोई भी क्रिया करते हैं आप तो बहुत ही जल्दी आ जाती है। और 10वां है चयापन बिगड़ जाना, यानी कि बिगड़ जाता है, यानी कि जो चायपन होता है ना हिसाब से जैसे हमारे चिड़चिड़ापन आ जाता है अपने शरीर के अंदर, ये सारी क्रियाएं होने लगती हैं बाद में। और 11वां है असुरक्षित महसूस करना, यानी कि अपने आप से डरना, अपने आप से असुरक्षित महसूस करना है कि हाँ मैं अब मैं सही नहीं रह रहा हूँ, और किस तरीके से दूसरों से डरना, अपने आप से डरना। ठीक है, अंदर ही अंदर मतलब ऐसा प्रभाव पड़ता है आपके अंदर। तो ये सब क्रियाएँ जो होती हैं तनाव के प्रभाव हैं।
ठीक है। आगे देखते हैं तनाव के प्रबंधन, यानी कि जो तनाव है ना इसको किस तरीके से प्रबंध किया गया है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं क्या है। जैसे कि क्षमताओं को स्वीकार करना, यानी कि जो क्षमताएं हो रही हैं ना हमारे अंदर, जो आ रही हैं क्रियाएं हो रही हैं ना, उनको स्वीकार करना किसी भी हालात में कि हाँ जी मुझे ये करना ही करना, तो करना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा है शारीरिक पुष्टि को बढ़ाना, यानी कि अपने आप को, अपनी शक्ति, आपके शरीर की शक्ति जो है उसको, क्रिया को बढ़ाना और ज़्यादा अपने आप को इंक्रीज़ करना, अब डेवलप करना, ताकि किसी के बारे में ना सोच सके, किसी के बारे में मतलब दो, जैसे कि हम दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि वो क्या करता है, ये करता है, वो क्या करता है, मुझसे अच्छा है, ये है वो है। अपने आप को पहले देखो कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस पोजीशन पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से हूँ, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है योग करना, यानी कि जो रोज़ सुबह योग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई करता है, पार्क में देखा होगा आपने कभी किसी को, तो उस तरीके से हमें योग करना चाहिए, किस तरीके से योग से रोक जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। और 11वां हमारा है मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त होना, यानी कि जो मन है ना हमारा, एक हिसाब से पार्क जाइए, वहाँ शांतिपूर्वक 5 से 10 मिनट अपने मन को शांति कीजिए, आवाज़ें सुनिए, ऑक्सीजन भरपूर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मनोवैज्ञानिक है ना उसको भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और 5वां पॉइंट हमारा है संतुलित आहार, यानी कि जो पोषण है ना सुबह से लेकर शाम तक के बीच में किस तरीके से आप डाइट लेते हैं ना, किस तरीके से आप पोषण लेते हैं, किस तरीके से आप खाना खाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका सोच होगा, किस तरीके से मन होगा, किस तरीके से आपका व्यवहार होगा, ठीक है, किस तरीके से आपका दिमाग जो होगा वर्क करेगा। तो खाने पे भी कहीं ना कहीं एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कि किस तरीके से खाने का जो डिसीजन है ना वो अच्छे से लीजिए, अच्छे से आहार पोषण लीजिए, ठीक है, ताकि काफ़ी ज़्यादा आपके शरीर के अंदर के जो क्रियाएं हैं वो भी चलती रहे और आपके अंदर जो ताकत है ना वो भी एक हिसाब से बनी रहे, ठीक है, अंतिम तक। उसका हमें 6वां पॉइंट हमारा है तनावग्रस्त व्यक्तियों से दूर रहना, यानी कि जो तनावग्रस्त व्यक्ति रहते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहना आप लोगों को। और 7वां पॉइंट हमारा वातावरण को अनुरूप बनाना, यानी कि जो वातावरण है ना जहाँ है वहाँ पर जाइए, बैठिए आराम से, ताकि जो तनाव है वो आपका कम हो सके, ठीक है। उसके बाद में तनावग्रस्त विचारों से दूर रहें, यानी कि जो तनावग्रस्त विचार होते हैं उनके बारे में बातचीत भी ना बिल्कुल करें, ठीक है। और 9वां हमारा व्यायाम करना, यानी कि जो व्यायाम है ये पहले हमने बता दी, व्यायाम मतलब योग करना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट है सामना करने की युक्तियाँ, यानी कि जो तनाव है ना वो तो एक अलग पॉइंट हो गया कि तनाव के प्रकार क्या होते हैं, तनाव को किन किन चीज़ों से दूर किया जा सकता है, तनाव के कौन कौन से आखिरकार जो प्रकार होते हैं, ठीक है। अब यह जान लेते हैं हम कि आखिरकार जो तनाव होता है ना उसके करने की युक्तियाँ क्या होती हैं, तनाव करने की युक्तियाँ। इसका पहले अर्थ जान लेते हैं कि अर्थ क्या होता है, ठीक है। तनाव का अर्थ है सामना करने की जो युक्तियाँ होती है उसके बारे में अर्थ है ये वह बदलाव होते हैं जो व्यक्ति अपने अंदर लेकर आता है, ठीक है, सामना करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए तनाव है तो उसका सामना किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। उसके अंतर्गत जो व्यक्ति होता है ना खुद अपने अंदर लेकर आता है ताकि वह तनावपूर्ण स्थिति के साथ समायोजन कर सके, यानी कि उसके साथ सामना बिल्कुल सेम टू सेम कर सके, किसी भी प्रकार की उसके अंतर्गत जो है ना कमजोरी फील ना हो कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में तनाव है, इस चीज़ से तनाव है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंतर्गत पहला पॉइंट हमारा आता है समस्या केंद्रित स्थिति से, यानी कि मान लीजिए कोई आपको समस्या है, उस स्थिति से किस तरीके से उसका सामना करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको समस्या है उससे किस तरीके से सामना करना है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम पढ़ते हैं कि आखिरकार कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा है अपनी योग्यताओं को समझना, यानी कि जो अपने अंतर्गत जो योग्यता है ना पहले आप उसको समझिए, पहले आप उसको जानिए कि है क्या चीज़ ये, ठीक है, अपने आप को पहचानिए कि है क्या ये। उसका दूसरा पॉइंट हमारा है आत्मविश्वास मजबूत करना, अपने अंतर्गत जो आत्मविश्वास है ना आपका उसको आप अच्छे से मजबूत कीजिए ताकि कभी भी धोखे में आप ना रहो कि हाँ मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास कीजिए अपने ऊपर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है लक्ष्य को पुनः, यानी कि जो लक्ष्य है ना उसको निर्धारित कीजिए कि हाँ मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है अपना, एक दिन में इतना पढ़ाई करना है, एक दिन में इतना खेलना है, एक दिन में इतना मुझे सोना है, ठीक है। अच्छे से उसका एक हिसाब से डेकोरेशन कीजिए, हाँ मुझे ये चीज़ करना है, डेकोरेट कीजिए कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए।
उसके बाद में चौथा पॉइंट हमारा है आत्म सुझाव देना, यानी कि आत्म सुझाव देना, दूसरों को सुझाव देना या दूसरों से सुझाव लेना अच्छे से किस तरीके से हम रह सकते हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं कार्यों को, ठीक है, उसके बारे में। और पांचवा पॉइंट हमारा है मनोरंजन करना, यानी कि मनोरंजन भी करना एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हंसी मजाक कर लेना या फिर किसी शादी में चले जाना, ठीक है, ताकि हमारा जो मन है वहाँ से भी बहल सके, वहाँ से भी कुछ हैप्पीनेस हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर आ सके। और छठा पॉइंट हमारा है शारीरिक पुष्टि को अच्छा करना, जो शारीरिक पुष्टि हमारा है किस तरीके से है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा बॉडी पोस्चर किस तरीके से है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे करना, इंक्रीज करना, ये हमारे अंदर की क्रियाओं के कारण होते हैं, ठीक है। और सातवां पॉइंट हमारा है अध्यापक अथवा कोच से समस्या लेना, समस्या यानी कि जो अध्यापक होते हैं और कोच होते हैं किस तरीके से उनसे समस्याएं होती हैं तो उनसे सुझाव करना, ताकि चर्चा करना, किस तरीके से परामर्श लेना कि मतलब किस तरीके से आखिरकार जो एक बच्चा होता है, छात्र होता है, किस तरीके से पढ़ाई में मान लीजिए किसी भी तरीके से कमज़ोर होता है, तो किस तरीके से वो जो एक स्टूडेंट होता है किस तरीके से अपने टीचर से बात करके उसको सोल्यूशन निकालता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी दूसरों से बातचीत करना है, तनाव में नहीं रहना, बिल्कुल भी उसका सामना करना है, लड़ना नहीं है, ठीक है। योगा करना है, ज़्यादा खाना पीना जो है, आहार पोषण जो है अच्छा लेना चाहिए, ठीक है। ये सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं भावना केंद्रित स्थिति से मुख्य रूप से ये दूसरा पॉइंट हमारा है कि भावना केंद्रित किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि सामना किस तरीके से किया जाता था, अब ये जो भावना है ना किस तरीके से केंद्रित किया जाता है उसके बारे में भी बताया गया। जैसे कि चीखना हो गया, दूसरों पर आरोप लगाना कि किस तरीके से आखिरकार आरोप लग रहा है कि मेरा तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। सच्चाई को झुठलाना, यानी कि सच्चाई है उसको झूठ बोलना, ठीक है। खेल कूद में भाग लेना किस तरीके से होता है, मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेना कि क्या होता है, योगा करना, ठीक है। नकारात्मक सोच से दूर रहना, बिल्कुल भी किस तरीके से उसका भावनाओं को सोचना है, समझना है, उसके बाद में जो क्रियाएं हैं उनको सभी को करना है। उसके बाद में आठवां पॉइंट हमारा तनावपूर्ण स्थिति को अनदेखा करना, यानी जो तनावपूर्ण स्थिति दिखे आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा अनुभव हो तो उससे दूर जाना, बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। उसके बाद में उससे बाहर निकल जाना, ताकि जो भावनाएं हैं ना उसको बाहर निकल जाना, ताकि किसी प्रकार की जो भावनाएं आपके अंदर जो आती हैं वो ना निकले, ठीक है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा व्यक्तित्व क्या होता है, यानी जो एक व्यक्ति होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो एक नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेगा व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, ठीक है, व्यक्तित्व के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह सब अभी हम आगे पढ़ते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है ना इसका अर्थ क्या होता है, आखिरकार जो व्यक्तित्व होता है यह है क्या होता है, ठीक है। व्यक्तित्व शब्द लैटिन शब्द परसोना से लिया गया है, यानी कि इस हिसाब से आपको एक नंबर क्वेश्चन पूछ लिया है कि आखिरकार जो व्यक्तित्व शब्द है ना लैटिन शब्द के कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप बताएं कि परसोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ ही पूछ सकते हैं आखिरकार जो व्यक्तित्व होता है ना इसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा होता है, अर्थात व्यक्ति वह मुखौटा होता है जिसे लगाकर व्यक्ति अपने वातावरण के संपर्क में आता है, ठीक है। ये पूरा डेफिनेशन है इसकी, तो इसको अच्छे से पढ़ना आप। 2 नंबर क्वेश्चन तो आपके यहीं डन हो जाएंगे कि आखिरकार जो व्यक्तित्व है ना, व्यक्तित्व शब्द कौन से कहाँ से लिया गया, तो ये परसोना से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा होता है, अर्थात व्यक्तित्व वह व्यक्ति होता है, वह मुखौटा होता है जिसे लगाकर व्यक्ति अपने वातावरण के संपर्क में आता है, इसे ही मुख्य रूप से व्यक्तित्व कहा जाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि व्यक्तित्व का जो अर्थ होता है ना ये क्या होता है। जैसे कि व्यक्तित्व का अर्थ मैंने 2 प्रकार से दिया है, ठीक है। पहला ये हो गया और दूसरा ये, पहला जानेंगे उसके बारे में हम दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है कि व्यक्ति के सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक गुणों का, रुचियों का तथा व्यवहार का तथा तनाव सामाजिक पूर्ण का योग इसके अंतर्गत शामिल होता है, जिसे हम व्यक्तित्व कहलाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो एक व्यक्ति है ना उसके अंतर्गत जो मानसिक रूप से हो गया, शारीरिक रूप से हो गया, सामाजिक रूप से हो गया, भावनात्मक रूप से हो गया, उनके अंतर्गत जिस प्रकार से गुण होते हैं ना उनके अंदर शामिल होते हैं, उनकी रुचियाँ शामिल होती हैं, ठीक है, उनका व्यवहार, सामाजिक गुण, इसे ही मुख्य रूप से व्यक्तित्व कहलाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मन शारीरिक रूप से पद्धतियों का
गतिशील संगठन होता है, यानी कि जो शारीरिक पद्धतियाँ जो होती हैं उसके अंतर्गत गति का एक शील होता है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करती है। इसे ही मुख्य रूप से व्यक्तित्व कहा जाता है। 2 डिफिनेशन मैंने दिया है, तो आप 2 डिफिनेशन में से कोई भी लिख सकते हैं जिसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। और पहला ये हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आखिर का जो लैटिन शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इसका किस तरीके से आखिर का जो व्यक्ति होता है उसके संपर्क में आता है, वातावरण के संपर्क में आता है, तो इसका एक हिसाब से सामाजिक गुण होते हैं इसके अंतर्गत, तो वो भी कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से कर लेना कि हावर्ड सेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लेना कि हावर्ड सेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है। 5 नंबर के या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन में ये बिल्कुल आ सकता है कि आखिरकार जो हार्वर्ड थे, हार्वर्ड सेल्डन थे, उनको द्वारा जो व्यक्तित्व है ना वर्गीकरण किस तरीके से किया गया था उसके बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम ये पहले जान लेते हैं कि आखिर जो हार्वर्ड सेल्डन थे ये है क्या, इसके इन्होंने किस तरीके से व्यक्तित्व के वर्गीकरण को वर्गीकरण का जो कॉन्सेप्ट था ना किस तरीके से दिया था और कैसे दिया था, ठीक है। सेल्डन एक वैज्ञानिक थे, जो सेल्डन थे एक वैज्ञानिक थे जिसने शरीर का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के भागों में बांटा है, ठीक है। उन्होंने व्यक्तित्व के शरीर के बनावट के अनुसार ही बांटा, यानी कि जो शरीर हमारा उस किस तरीके से कार्य करेगा, किस तरीके से रहेगा, ठीक है, उसके बनावट को उन्होंने मुख्य रूप से 3 प्रकार के भागों में बांटा है। तो पहला हमारा है एंडोमोफॉर्मिक, यानी कि एंडोमोफॉर्मिक है पहला हमारा कि क्या होता है, ठीक है। मोसमोफॉर्मिक के बारे में जानेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार जो एंडोमोफॉर्मिक होता है इसके किसे कहते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है शरीर गोल मटोल और मोटा होता है। एंडो से आप जान लीजिए कि एंडो मोटा सा है, ठीक है, शरीर हमारा मोटा सा है। इससे कंफ्यूज नहीं है ना कि एंडोफॉर्मिक क्या होता है, मेसोमोफॉर्मिक क्या होता है, एंटोमाइटिक फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमारा है एंडोमोफिक, यानी कि इसका जो पहला पॉइंट हमारा है शरीर गोल मटोल होता है काफ़ी ज़्यादा इनका, ठीक है। जो एंडोमोफॉर्मिक होते हैं इनके शरीर में जो फैट होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये हालांकि मान लीजिए एक हिसाब से जो मोटे व्यक्ति होते हैं ना उनका ये मान लीजिए उनका फॉर एग्जांपल चल रहा है यहाँ पर एंडोमोफॉर्मिक का, ठीक है। और इनका शरीर बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, इस हिसाब से कहीं दबा देंगे तो बिल्कुल एकदम से दब जाता है इनका शरीर, ठीक है। मेसोमोफॉर्मिक, यानी जो मेसोमोफॉर्मिक होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि पहला पॉइंट हमारा है शरीर काफ़ी हट्टा कट्टा होता है, ताकतवर होता है, कंधे बहुत ही ज़्यादा चौड़े होते हैं, मजबूत होते हैं इनके, छाती भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, बाहर निकली हुई होती है, और कमर पतली और बहुत ही ज़्यादा इनके अंतर्गत जो एनर्जी होती है वही होती है, ठीक है। जो मीडियम का मतलब होते हैं उन्हें मुख्य रूप से मेसोमोफॉर्मिक कहा जाता है। अब तीसरा हमारा है एक्टोमोफॉर्मिक। एंडोमोफॉर्मिक किसे कहते हैं? एंटोमोफॉर्मिक का अर्थ यही होता है कि किस तरीके से आखिरकार जो एक व्यक्ति है ना दुबला पतला होता है। एंटोमोफॉर्मिक से आपको ये समझ जाना है कि आखिरकार जो एंटोमोफॉर्मिक होता है कि ये जो व्यक्ति वो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा पतले व्यक्ति होते हैं, और अपने आप को मतलब एक हिसाब से ना मान लीजिए कि बस काम चलाओ शरीर होता है जिसका, उसे ही कहा जाता है एंटोमोफॉर्मिक, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले व्यक्ति होते हैं, कमज़ोर तथा व्यक्ति होते हैं, कंधे बहुत ही ज़्यादा पतले हुए होते हैं, तथा शरीर का जो पेट होता है ना काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इनके अंतर्गत बहुत ही कम फैट होता है, फैट भी नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉल जी जुंग को के व्यक्तित्व के वर्गीकरण कीजिए। यानी कि जो कॉल है ना, कॉल एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, इनको कहा जाता है कि कॉल जुंग के व्यक्तित्व के वर्गीकरण कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल सा, ठीक है। उसके बारे में पूछें कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण कीजिए किस तरीके से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो पीरियोडिक जो आपका हुआ था एग्जाम उसमें भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो पहला हमारा है
अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अंतर्मुखी के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। अंतर्मुखी कौन से लोग होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो अकेलेपन रहना पसंद करते हैं, महसूस करते हैं तथा शांत रहते हैं और घूमना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते, यानी कि घूमना बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अंतर्मुखी लोग रहते हैं, मतलब शांत पूर्व रहने वाले व्यक्ति होते हैं, जो कि कभी किसी से ज़्यादातर वातावरण में रहते हैं, दूसरों से समाज में मिले हुए व्यक्ति नहीं होते हैं, अकेलेपन रहना बिल्कुल महसूस करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसे अंतर्मुखी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट हमारा बाह्यमुखी। यहाँ वह लोग होते हैं जो समाज में रहते हैं, ठीक है, तथा मिलना जुलना पर काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। और दूसरों से मतलब बातचीत करने में काफ़ी ज़्यादा शर्माते नहीं है बिल्कुल भी, मतलब एक हिसाब से कॉन्फिडेंटली बातचीत करते हैं। दूसरों से किसी भी प्रकार की बात हो तो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को हस्तक्षेप करना, तो ये सारा कहलाता है बाह्यमुखी। और तीसरा पॉइंट हमारा है उभयमुखी, यानी जो उभयमुखी होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, यानी कि अंतर्मुखी और बाह्यमुखी के द्वारा दोनों इसके अंतर्गत जो गुण होते हैं ये कहीं ना कहीं इनके अंतर्गत शामिल होते हैं। और ये गुण होते हैं जो दोस्त बनाने में पसंद करते हैं, यानी कि जो दोस्त होते हैं उनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, जो कि अंतर्मुखी और बाह्यमुखी के जो इनके अंदर गुण होते हैं उसे हम उभयमुखी कहा जाता है। जैसे कि एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि उभयमुखी किसे कहते हैं, तो आप लोग ऐसे सिंपल सा कह सकते हो कि उभयमुखी वह लोग होते हैं जिनके अंतर्गत अंतर्मुखी तथा बाह्यमुखी के जो गुण होते हैं शामिल होते हैं, इसे मुख्य रूप से उभयमुखी कहा जाता है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि आपके जो MCQ जो क्वेश्चन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इस बार, तो उसको भी आप लोगों ने अच्छे से करना है ताकि जो एक नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपके नंबर जो हैं उसमें कटे ना बिल्कुल भी। ठीक है, और हमारा ये है कि व्यक्तित्व का पंच मॉडल सिद्धांत क्या है। ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने बताया ना आपको कि हार्वर्ड सैलडिंग द्वारा कौन कौन से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था, कॉल जुंग जो थे उनके द्वारा जो व्यक्तित्व है किस तरीके से वर्गीकरण किया गया, उसके बाद में व्यक्तित्व का पंच मॉडल सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे कि आखिरकार है क्या ये। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, इससे पहले जो वीडियो स्लाइड थी उसमें और उससे पहले जो थी उसकी, और ये तीसरी यही है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पढ़ने में कोई ना कोई क्वेश्चन तीनों में से आएगा ही आएगा, वो आना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी चैप्टर को आप उठा कर देखेंगे ना तो जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखते हैं हमें, कि हाँ कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, कि आपने अपने आप से भी महसूस होता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा पक्का। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि व्यक्तित्व का पंच मॉडल सिद्धांत क्या है। अस्पष्टता, यानी कि जो अस्पष्टता है ना, पहला पॉइंट हमारा अस्पष्टता। अस्पष्टता किसे कहते हैं? अस्पष्टता, यह वह व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, काफ़ी ज़्यादा विचारों के बारे में सोचते हैं, स्पष्ट रहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है तो सही है, निकट रूप से सोच जो विचार रखते हैं वही होते हैं। ठीक है, यह व्यवहार में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं तथा और विभिन्न प्रकार के विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि कई प्रकार के जो विषय होते हैं ना उसके अंदर जो रुचि रखते हैं कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। जो रचनात्मक व्यक्ति होते हैं तथा नए अनुभवों का आनंद लेने के लिए तथा ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नए विषयों को सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा महसूस करते हैं, योग्य रहते हैं। ठीक है, इनका तो इसे मुख्य रूप से अस्पष्टता कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को आपने कई बार देखा भी होगा अपने फॉर एग्जांपल रूटीन अपने जीवन में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है कर्तव्य निष्ठता, यानी कि कर्तव्य निष्ठता कि हाँ इसे हमें पूर्ण करना है तो करना है। यहाँ वह व्यक्ति होते हैं जो जीवन में चुनौतियों का सामना करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं और कितना भी आत्म अनुशासित होते हैं और बहुत ज़्यादा ये आत्म अनुशासित होते हैं, और यह व्यक्ति योजनाबद्ध कार्य करते हैं और प्रबंधन कला के रूप में काफ़ी ज़्यादा कुशल होते हैं तथा दूसरों का दूसरों पर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं। ठीक है, और व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, यानी कि जो व्यक्तित्व है ना उसका निर्माण करते हैं समाज में अपना, कितना कठोर परिश्रमी होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। यानी कि हिसाब से मान लीजिए ना मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं जो समाज में अपने व्यक्तित्व के अपने भाषाओं को उच्चारण जो होता है सही देते हैं, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठोर तथा परिश्रमी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इसे एक कर्तव्य निष्ठता व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, व्यक्तित्व को कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट है बाह्यमुखिता,
बाह्य मुखरता का अर्थ ये होता है कि यहाँ वह व्यक्ति होते हैं जो समाज में बहुत ही ज़्यादा समाज के बदले मिले हुए होते हैं, यानी कि जो समाज में बहुत ही ज़्यादा मिले हुए व्यक्ति होते हैं, सभी से मिलना जुलना पसंद करते हैं, बातचीत करना पसंद करते हैं। यहाँ लोग जो होते हैं वो किसी प्रकार के तरीके से बातचीत करना काफ़ी ज़्यादा इनको अच्छा लगता है कि हाँ हम दूसरों व्यक्ति जो होते हैं उनसे किस तरीके से बातचीत करें और कैसा हमें महसूस होता है उनसे, तथा उनके बारे में ये बताया गया है। ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारा है सहमतता, यानी कि जो सहमत भी कहा जा सकता है इसे, और सहमतता भी कह सकते हैं। यहाँ वह लोग होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, बिल्कुल भी शांत रहते हैं, अपने शांत क्रियाओं को करते हैं, किसी भी व्यक्ति के आसपास भी नहीं आते, ज़्यादातर दूर ही रहते हैं और दूसरों की हमेशा मदद करते हैं ताकि जो इनका अनुभव है ना, सहमति है ना, वो पूर्ण रूप से पूरा हो सके, ये कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है अंतः विवेकशीलता, यानी कि जो अंतः विवेकशीलता है ना, किस तरीके से उनका विवेक जो मन है किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ वह लोग होते हैं जो ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कईयों को आपने देखा होगा, जैसे कि रेडी खींचता हुआ एक मजदूर मान लीजिए, ठीक है, तो किस तरीके से वो आखिरकार अंतर विवेकशील, अपने अंतर्गत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति होते हैं, अपने गोल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, हालांकि रेडी खींचने वाला कोई गोल नहीं होता है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने दिया है, लेकिन जो एक गोल होता है ना, मेहनत करने वाला जो एक व्यक्ति होता है ना, किस तरीके से मेहनत कर रहा है, किस तरीके से अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर रहा है, तो उसके बारे में फॉर एग्जांपल के लिए है। ठीक है, तो दो प्रकार का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि एक पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हो गया और एक हो गया मजदूर। मजदूर क्यों खींच रहा है, क्यों कार्य कर रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी रोजी रोटी चलानी है, अपनी घर का जो खर्चा है उसको पूर्ण करना है, चलाना है। लेकिन जो एक बच्चा है ना, उसको पढ़ना अच्छे से, किस तरीके से आखिर माइंड सेट करना है ना, किस तरीके से आखिरकार जो उनकी क्रियाएं हैं उनको करना है, आकर्षित हो रही हैं, अपने गोल की तरफ आकर्षित हो रही हैं, हाँ मुझे पढ़ना है, हाँ मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है। ठीक है, तो उनका मेहनत के ऊपर वो डिसीजन होता है कि किस तरीके से वो मेहनत करते हैं। ठीक है, उनका बैकग्राउंड उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो आगे चलकर मेहनत करेंगे और क्या बनेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं व्यक्तियों के ऊपर। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारा टॉपिक है प्रेरणा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मुख्य रूप से प्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। ठीक है, तो ये भी एक हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी भी, या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर जो प्रेरणा है ना, ये किससे कहते हैं, तथा प्रेरणा किन किन प्रकार के, कौन कौन से प्रकार की प्रेरणाएँ होती हैं। जैसे कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के अभिप्रेरणा होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी प्रेरणा होती है। पहला हो गया आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा हो गया बाहरी अभिप्रेरणा। पहला आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ना, ये है क्या। आंतरिक अभिप्रेरणा का अर्थ होता है जब मोटिवेशन की शक्ति हमारे अंदर आती है तथा किसी कार्य को हम खुद ही अपनी इच्छा से करना चाहें, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। इसका अर्थ क्या है कि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा परेशान है या कुछ भी हैं, बाद में आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, खुद पे खुद दूसरों को देखकर, या फिर खुद आप अपने अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं, उस क्रियाओं को कर रहे हैं धीरे धीरे करके। उसके बाद में आप जो है कि खुद ब खुद अपने अंतर्गत जो होते हैं मोटिवेट हो जाते हैं, तो किस तरीके से उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसके फॉर एग्जाम्पल के लिए है कि आखिरकार जो मोटिवेट है ना, जैसे कि आंतरिक अभिप्रेरणा, ये इसे मुख्य रूप से आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है कि जो मोटिवेट होते हैं ना हम कि आंतरिक रूप से खुद ब खुद अंदर से हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के उदाहरण के लिए खुद को सबसे बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए खुद से ही मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि खुद से अगर मेहनत करेंगे आप तभी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। दूसरों को देखकर हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुद करेंगे, खुद ब खुद करेंगे, खुद ब खुद सीखेंगे, नए परिवर्तन आएंगे, नई रुचियों को अपने अंदर लाएंगे, नए प्रकार के जो अन्य प्रकार के जो समाज में जैसे कि चल रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है, उनके अंतर्गत हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए है ये। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा बाहरी अभिप्रेरणा, यानी कि जो बाहरी अभिप्रेरणा है ना, यहाँ वह व्यक्ति होते हैं जिनको बाहर से आकर के कोई जैसे कि थेरेपी दी जाती है, मतलब कि थेरेपी की जाती है। हाँ मन जो है शांत नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उनको थेरेपी दी जाती है। ठीक है, यहाँ देना ताकि उनकी जो ताकि एक बच्चा मान लीजिए अमीर घराने का, एक गरीब, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एक अमीर बच्चा और एक गरीब का बच्चा घरेगा। ठीक है,
जो अमीर का बच्चा है उसको मान लीजिए पढ़ना नहीं आता अच्छे खासे, लेकिन उसको फैसिलिटी ज़्यादा दी जाती है। और जो गरीब का बच्चा है उसको फैसिलिटी जो है बहुत ही कम प्रोवाइड की जाती है, उसको पढ़ना अच्छा खासा पसंद है, उसको सब कुछ आता है, फर्राटेदार इंग्लिश आती है, कुछ भी मतलब अच्छे से आता है उसको। उसका जो बच्चा है ना, उस बच्चे को फोर्स किया जाता है कि आप अच्छे नंबर लेके आना है। मतलब जो अमीर घर का बच्चा है अच्छे नंबर लेके आना है, ये करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको साइंस लेनी है 11th क्लास में, ठीक है, आप साइंस के स्टूडेंट होंगे कहलाएंगे, साइंस 11th में आपको इतने मार्क्स लेना, 12th में आपको हाईएस्ट लेके आना है, ठीक है। उसके अंदर उसको जो होती है ना बाहरी अभी पढ़ना दी जाती है, उसको डिप्रेशन में डाल दिया जाता है कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। अब उसको डिप्रेशन में उसको बाहर के द्वारा मिलती हैं। लेकिन वही जो गरीब बच्चा होता है ना, किस तरीके से आखिरकार अपने आप ही अंदर मोटिवेट ला रहा है, अपने आप ही मोटिवेट जो है वो कर रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से आखिरकार जो उसके नंबर्स देखे जाते हैं कि हाँ बच्चा कर सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए यही था कि अमीर का घर का बच्चा हो या फिर गरीब घर का बच्चा हो, सबको मोटिवेट करना चाहिए हमें, किस तरीके से हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं मोटिवेट हों, पढ़ें अच्छे खासे, लिखें, अपने अंतर्गत नए नए परिवर्तन लाएँ, रुचियाँ लाएँ, ठीक है, उसके बारे में ही है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। जो बाहरी अभी पढ़ना होती है बाहर से हमें मिलती है, ठीक है। अगला हमारा है आक्रामकता किसे कहते हैं, यानी जो आक्रामकता है ना ये किसे कहते हैं, यानी कि जो आक्रामकता सोच, ठीक है, आक्रामकता किसे कहते हैं। यहाँ शरीर व मौखिक व्यवहार होते हैं, यहाँ शारीरिक तथा मौखिक का वह व्यवहार होता है जिसका लक्ष्य दूसरे के शरीर तथा मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुँचाना होता है। यानी कि आक्रामकता दूसरे के बारे में कुछ गलत सोचना, कुछ व्यवहार गलत करना, गलत व्यवहार व्यतीत करना, ठीक है, अपने आप को व्यतीत करना व्यक्तित्व रूप से। जैसे कि आक्रामकता गुस्सा आना बहुत ज़्यादा, ठीक है, अक्सर खेलों में खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कईयों को आपने देखा होगा कि हाँ ये गलत कर रहा है, ये गलत मार रहा है, गलत बॉल फेंक रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से होता है उसके बारे में बताया है कि जिसके कारण दूसरे खिलाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा जा सकता है, इसे ही मुख्य रूप से आक्रामकता कहा जाता है। इसकी मुख्य रूप से ये डिफिनेशन थी। अभी हम पढ़ेंगे आक्रामकता के जो प्रकार होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, आक्रामकता के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला हमारा आक्रामकता हो गया सत्रतापूर्ण आक्रामकता, या फिर इसे हम प्रतिक्रियाशील आक्रामकता भी कहा जाता है। दोनों में से आप कोई भी लीजिए, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सेम माने जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, यानी कि कुछ व्यक्ति होते हैं ना, जैसे कि जेलसी होती है उनके अंतर्गत, तो वो जो होते हैं दूसरे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरों को घायल कर देते हैं, शारीरिक बल का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो मान लीजिए एक पतला व्यक्ति है तो वो अच्छा कुछ कार्य कर रहा है तो उससे जेलसी हो रही है, जलन महसूस हो रही है, तो उस व्यक्ति को जाकर के उसे घायल कर सकता है और उसे शरीर से जो शारीरिक बल है उसका उपयोग करके उसको मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं जो प्रतिक्रियाशील आक्रामकता वाले व्यक्ति होते हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। और उसका दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है बाहरी आक्रामकता, यानी कि जो बाहरी आक्रामकता के द्वारा इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये अनजाने, यानी कि अनजाने से दूसरों को शारीरिक रूप से घायल करना, यानी कि अनजाने व्यक्ति है उसको बाहर से किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बताया गया है कि बाहरी आक्रामकता का अर्थ यही होता है कि अनजाने से दूसरे व्यक्ति को घायल कर देना, अनजाने में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है लक्ष्य उच्चतम प्रदर्शन की प्राप्ति हेतु, उसके द्वारा भी किया जा सकता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, गोल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, अनजाने व्यक्तियों को, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा है शारीरिक बल का इस्तेमाल करना। ये जो शारीरिक बल है ना उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में डिफाइन करके बताया गया है कि किस तरीके से जो ये शरीर, मान लीजिए उस व्यक्ति का शरीर है तो वो किस तरीके से अपने शरीर का बल इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, अनजाने व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, उसके बारे में। और तीसरा पॉइंट हमारा है मुखर व्यवहार आक्रामकता है। मुखर व्यवहार का अर्थ यही होता है कि मुख से, कि हम मुंह के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। पता नहीं कब हम क्या बोल दें, हमारे माइंड में क्या आ जाए, किसी भी व्यक्ति को गलत भी अभद्र शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। लेकिन यहाँ टॉपिक ये है कि मुखर व्यवहार आक्रामकता। तो पहला पॉइंट हमारा है
शारीरिक रूप से नुकसान ना पहुंचाना। यहाँ मुख्य रूप से शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। यहाँ वैद्य बलों का इस्तेमाल बलों का इस्तेमाल होता है। वेद यानी कि दिमाग बलों का इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। नियम नहीं तोड़ते इसके अंतर्गत, और दूसरों को मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाना होता है, तथा मौखिक बल का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि जो मुंह है उसके द्वारा बोला जाता है, गलत अभद्र शब्द का उपयोग करके या किसी भी तरीके से उससे लड़ाई करना होता है या फिर कुछ भी बोलना होता है, ठीक है। तो हमारा 9th चैप्टर जो है यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हालांकि आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, किस तरीके से था। बाकी हमारा जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है वो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पूरा ख़त्म है बिल्कुल वो, ठीक है। उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे, तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर ख़त्म, बाकी इसका एक चैप्टर और रह गया है, उसको हम खेलों में शायद प्रशिक्षण है, उसको हम जल्द ही कंप्लीट करा देंगे एग्ज़ाम के पहले ही, ठीक है। तो हमारे चैनल को, अगर हमारे चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है कि किस तरीके से हमारी वीडियो थी, कैसी थी, हमें ताकि पता चल सके, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। बाकी इकोनॉमिक्स का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है, हिस्ट्री का भी है कुछ चैप्टर्स, ठीक है, ताकि जो कंप्लीट है। बाकी एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लाएंगे इसके फिजिकल एजुकेशन के, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं आधे ज़्यादा चैप्टर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि 20 या 30 नंबर के क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं उसमें से, ठीक है। बाकी जो मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं आप लोग को, उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।